नमस्कार। अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए अक्टूबर का महीना काफी हलचल भरा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इन्हीं कुछ खास खबरों और खोजों की समझिए कि तह तक जाएंगे। हाँ। हमारे पास नासा के मंगल मिशन से लेकर बजट की खींचतान, नई तकनीकों और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के कुछ गहरे रहस्यों तक कई दिलचस्प स्रोत हैं। काफी कुछ है चर्चा के लिए। तो आज हमारा इरादा यही है कि इन सभी जानकारियों से सबसे काम की बातें निकालें और समझें कि इनका असली मतलब क्या है। मतलब सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी क्या है, भविष्य के लिए क्या इशारे हैं, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, एक गहरी पड़ताल करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की। नासा का जो परसिवरेंस रोवर है, उसे कुछ ऐसा मिला है जिसने सबको कह सकते हैं चौंका दिया है। हाँ। चायावा फॉल्स नाम की एक चट्टान पर कुछ निशान मिले हैं और इन्हें मंगल पर पुरानी जीवन का शायद अब तक का सबसे मजबूत संकेत माना जा रहा है। हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। रोवर को ये चट्टान मिली तो पिछले साल थी, जुलाई 2024 में। अच्छा। लेकिन इसका पूरा विश्लेषण और जो घोषणा है वो अब हुई है, सितंबर 2025 में। और खास बात यह है कि चट्टान पर दो तरह के पैटर्न या निशान मिले हैं। एक को वो कह रहे हैं लेपर्ड स्पॉट्स। लेपर्ड स्पॉट्स। हाँ, मतलब हल्के रंग के धब्बे हैं जिनके किनारे गहरे हैं। हाँ। और दूसरे हैं पॉपी सीड्स, जैसे खसखस के दाने होते हैं ना। हाँ। वैसे छोटे छोटे चमकदार काले दाने जैसे। ये तो सुनने में बड़ा अजीब सा पैटर्न लगता है ना। और जब रोवर ने इन धब्बों की जांच की अपने उपकरणों से, हाँ। तो उनमें वाइवियनाइट और ग्रीगनाइट नाम के खास खनिज मिले। वाइवियनाइट और ग्रीगनाइट? जी, ये ऐसे खनिज हैं जो पृथ्वी पर अक्सर पानी वाली जगहों पर और जैविक प्रक्रियाओं, मतलब जीवन से जुड़ी प्रक्रियाओं के साथ जुड़े मिलते हैं। ओह। और इतना ही नहीं, इनके साथ कार्बनिक यौगिक भी पाए गए हैं। कार्बनिक यौगिक भी, जो जीवन के लिए जरूरी माने जाते हैं। बिल्कुल। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर बना रहे हैं। तो वैज्ञानिक इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं? वैज्ञानिकों का अंदाजा ये है, मतलब एक संभावना ये जताई जा रही है कि ये निशान उन केमिकल रिएक्शंस के सबूत हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल शायद मंगल के पुराने माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव। हाँ, सूक्ष्म जीव ऊर्जा पाने के लिए करते थे, जैसे आयरन या सल्फेट को बदलना। अच्छा, जैसे पृथ्वी पर भी कुछ बैक्टीरिया करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो ये एक और संकेत हो सकता है कि मंगल पर कभी जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां थीं। लेकिन क्या अब हम ये कह सकते हैं कि मंगल पर जीवन था? मतलब पक्का सबूत मिल गया? यहीं पर थोड़ा रुकना होगा। देखिए, इसे अभी संभावित सबूत ही कहा जा रहा है। संभावित? हाँ, पक्का या निर्णायक नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये निशान बिना जीवन के भी बने हों। अच्छा, कैसे? जैसे गर्म पानी और चट्टानों की आपसी क्रिया से, जिसे हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी कहते हैं, या फिर किसी खास तरह के कार्बनिक पदार्थ से भी ऐसे पैटर्न बन सकते हैं। हालांकि ये कहना पड़ेगा कि अभी तक जो डेटा मिला है वो जैविक संभावना की तरफ थोड़ा ज्यादा इशारा कर रहा है। तो मतलब पक्का जवाब अभी नहीं है, उसके लिए क्या करना होगा? सही कहा। असली निर्णायक जवाब तभी मिलेगा जब इन चट्टानों के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। ओह हाँ, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन। बिल्कुल। हमारी जो आधुनिक लैब्स हैं, उनमें जब इनकी जांच होगी तभी पता चलेगा। और यहीं पर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सुनने में आया था कि इस मिशन पर कुछ संकट है। हाँ, मुश्किल यही है। नासा के विज्ञान बजट में 47% की भारी कटौती का प्रस्ताव है। 47%? जी, और इससे इस बेहद जरूरी मिशन पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये तो बहुत बुरी खबर है। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि चीन का जो टिएनवेन-3 मिशन है, वो भी मंगल से सैंपल लाने की तैयारी में है। तो एक तरह की रेस भी चल रही है, समझिए। अच्छा, मंगल से जुड़ी एक और खबर थी, ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस की कंपनी। हाँ, ब्लू ओरिजिन। वो भी नासा के लिए एक मिशन लॉन्च करने वाली है ना? हाँ, वो है एस्केपेड मिशन। पूरा नाम है एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स। एस्केपेड। जी, उम्मीद है कि अक्टूबर या नवंबर 2025 में ब्लू ओरिजिन के बिल्कुल नए और बड़े रॉकेट न्यू ग्लेन से लॉन्च होगा। न्यू ग्लेन, हाँ, इसका इंतजार था। तो क्या करेगा ये मिशन? इसमें 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट ब्लू और गोल्ड नाम के मंगल पर भेजे जाएंगे। 2 स्पेसक्राफ्ट एक साथ? ये तो कुछ अलग है। हाँ, इसका मकसद वही पुराना सवाल सुलझाना है जिस पर आपको याद होगा भारत के मंगलयान ने भी काम किया था। हाँ, मंगल का वायुमंडल कैसे खत्म हो रहा है। बिल्कुल,
मंगल अपना वायुमंडल अंतरिक्ष में कैसे और क्यों खो रहा है। इस कैपेट की खासियत यही है कि 2 स्पेसक्राफ्ट एक साथ 2 अलग-अलग जगहों से डेटा लेंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे वैज्ञानिकों को ये समझने में ज्यादा मदद मिलेगी कि सूरज से आने वाली जो सौर हवा है वो मंगल के वायुमंडल पर कैसे असर डालती है। मतलब एक साथ 2 पॉइंट से देखने पर तस्वीर ज्यादा साफ होगी। समझ गया। और ये मिशन न सिर्फ ये समझने में मदद करेगा कि क्या मंगल अतीत में रहने लायक था, बल्कि भारत के आने वाले मिशन जैसे मंगलयान 2 के लिए भी ये जानकारी बहुत काम की होगी। और ब्लू ओरिजिन के लिए भी ये बड़ा कदम होगा? बिल्कुल, ये ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट कंपनियों के लिए भी एक बड़ा मौका है ये दिखाने का कि वो गहरे अंतरिक्ष के जटिल मिशन संभाल सकती हैं या नहीं। तो मंगल पर तो काफी कुछ रोमांचक चल रहा है, लेकिन आपने नासा के बजट कटौती की बात की। लगता है पृथ्वी पर चीजें उतनी सीधी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ऑडिटरी सोसाइटी ने सेव नासा साइंस नाम से एक अभियान भी चलाया है। ये क्या मामला है? ये काफी गंभीर मामला है। अक्टूबर की शुरुआत में 6 अक्टूबर 2025 को सैकड़ों अंतरिक्ष प्रेमी, वैज्ञानिक, इंजीनियर ये सब अमेरिकी कांग्रेस पहुंचे थे। क्यों? वजह थी व्हाइट हाउस का नासा के विज्ञान बजट में 47% की कटौती का प्रस्ताव। और ये सब तब हो रहा था जब अमेरिकी सरकार पर शटडाउन का खतरा भी मंडरा रहा था। बाप रे, 47%। हाँ, तो वैज्ञानिक समुदाय में इसे लेकर काफी चिंता है, डर का माहौल है। जाहिर है। इसका असर क्या हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकली? असर बहुत गहरा हो सकता है। जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों ने, जैसे एरिक कोपेल हैं, ब्रिटनी श्मिट हैं, उन्होंने बताया कि हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर और इनसे जुड़ी जो कंपनियां हैं, उनके कर्मचारी अनिश्चितता में जी रहे हैं। कई लोगों को डर है कि उनकी नौकरी चली जाएगी या फिर सालों की जो मेहनत है, रिसर्च है, वो रुक जाएगी। और मिशनों का क्या, जैसे मार्स सैंपल रिटर्न? हाँ, मार्स सैंपल रिटर्न जैसे बड़े महत्वाकांक्षी मिशन तो सीधे सीधे खतरे में हैं। इसीलिए बिल नाय, जो साइंस कम्युनिकेटर के तौर पर बहुत मशहूर हैं, हाँ, बिल नाय द साइंस गाय, वही, और कांग्रेस के सदस्य ग्लेन आइवी जैसे लोग ये सब जोर दे रहे हैं कि इस फंडिंग को बचाया जाए ताकि अमेरिका अंतरिक्ष खोज में अपना नेतृत्व बनाए रखे, पीछे ना रह जाए। तो क्या उनकी बात सुनी जा रही है? कांग्रेस का क्या कहना है इस पे? देखिए, अच्छी बात यह है कि अभी तक अमेरिकी कांग्रेस की जो हाउस और सीनेट कमिटियां हैं, दोनों ने अपने अपने बजट प्रस्तावों में इन कटौतियों को नामंजूर कर दिया है। ओह, ये तो राहत की बात है। हाँ, लेकिन ये अभी फाइनल कानून नहीं बना है। इसीलिए प्लैनेटरी सोसाइटी और बाकी जो समर्थक समूह है वो दबाव बना रहे हैं ताकि अंतिम फैसले में भी फंडिंग सुरक्षित रहे। मतलब लड़ाई अभी जारी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि बड़ी वैज्ञानिक खोजों के लिए सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि लगातार राजनीतिक इच्छा शक्ति और पैसा यानी फंडिंग भी कितनी जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अंतरिक्ष से जुड़ी नीतियों की बात चल रही है तो अमेरिका में FCC, फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन, हाँ, FCC भी कुछ कर रहा है। उन्होंने अक्टूबर को स्पेस मंथ घोषित किया है। हाँ, FCC का ये कदम भी दिलचस्प है। उनका कहना है कि वो अंतरिक्ष उद्योग के लिए नियम आसान बनाना चाहते हैं। नियम आसान किस तरह के? ताकि अमेरिका में स्पेस बिजनेस करना और आसान हो जाए। उनका मुख्य ध्यान लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है उसे तेज और आधुनिक बनाने पर है। वो इसे लाइसेंसिंग असेंबली लाइन जैसा बनाना चाहते हैं। लाइसेंसिंग असेंबली लाइन? हाँ, मतलब जल्दी जल्दी लाइसेंस मिल सके। साथ ही वे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए जो अपर माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, उनके इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्पेस बिजनेस को बूस्ट देना चाहते हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो वे अमेरिका को अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाना चाहते हैं। अच्छा, चलिए अब इन नीतियों से हटकर वापस जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। इस साल भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, जी हाँ, बड़ा सम्मान, वो क्वांटम जगत की एक बड़ी अनोखी खोज के लिए दिया गया है। बिल्कुल। 2025 का फिजिक्स नोबेल 3 वैज्ञानिकों को मिला है। जॉन क्लार्क ब्रिटेन से, मिशेल डेवरल्ट फ्रांस से और जॉन मार्टिनीज अमेरिका से। उन्हें ये सम्मान 1980 के दशक में किए गए उनके एक प्रयोग के लिए दिया गया है। इसमें उन्होंने सुपरकंडक्टर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही अजीब क्वांटम असर को, जिसे हम क्वांटम टनलिंग कहते हैं, उसे बड़े पैमाने पर दिखाया था। क्वांटम टनलिंग, हाँ। ये नाम ही बड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, आसान भाषा में क्या है ये? हाँ, सुनने में अजीब है। आप यूं समझिए, आप एक गेंद दीवार पर मारते हैं तो वो क्या होगा, टकराकर वापस आएगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्वांटम की दुनिया में जो बहुत छोटे कण होते हैं, वो कई बार बिना दीवार तोड़े उसके आर पार निकल सकते हैं। क्या आर पार?
हाँ जैसे कोई भूत हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। इसी को क्वांटम टनलिंग कहते हैं। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने ये दिखाया कि ये अजीब घटना सिर्फ बहुत छोटे कणों के साथ ही नहीं, बल्कि ऐसे सिस्टम में भी हो सकती है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें, यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। ये तो कमाल है। पर इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना है? मतलब ये सिर्फ एक अजूबा है या काम की चीज भी है? नहीं, ये बहुत काम की चीज है। इसी खोज ने, इसी समझ ने क्वांटम कंप्यूटर बनाने का रास्ता खोला। क्वांटम कंप्यूटर? हाँ, और क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी ऐसी एन्क्रिप्शन जो तोड़ी ना जा सके, बेहद सुरक्षित कम्युनिकेशन और बहुत संवेदनशील क्वांटम सेंसर बनाने का रास्ता भी इसी से खुला है। ओह, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो भविष्य में क्रांति ला सकती हैं। जॉन क्लार्क ने तो अपने बयान में ये भी कहा कि उनके इस शुरुआती काम का असर आज हमारे सेलफोन जैसी आम टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं मौजूद है। अच्छा। हाँ, तो ये दिखाता है कि कैसे एकदम बुनियादी विज्ञान की खोजें जो उस समय शायद सिर्फ जिज्ञासा के लिए की जाती हैं, वो आगे चल के हमारी दुनिया बदल देती हैं। वाकई अद्भुत। भौतिकी से ही जुड़ी एक और मजेदार खबर है। हाँ, वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उससे जुड़े करीब 65 साल पुराने विचार को प्रयोगशाला में साबित कर दिया है। हाँ, आप टेरल पेनरोज प्रभाव की बात कर रहे हैं। टेरल पेनरोज, हाँ, यही नाम था। ये क्या है? देखिए, आइंस्टीन का जो विशेष सापेक्षता सिद्धांत है वो कहता है कि अगर कोई चीज बहुत तेज रफ्तार से चले, मतलब लगभग प्रकाश की गति से, तो वो चलने की दिशा में थोड़ी छोटी या कहिए दबी हुई दिखेगी। हाँ, लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं इसे। बिल्कुल, लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन 1959 में रॉजर पेनरोज, जिन्हें बाद में नोबेल भी मिला, हाँ, पेनरोज और जेम्स टेरेल, इन दोनों ने अलग-अलग हिसाब लगाकर एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसी तेज रफ्तार चीज की तस्वीर लेंगे, कैमरा से देखेंगे, तो वो दबी हुई नहीं बल्कि घूमी हुई नजर आएगी। घूमी हुई? छोटी नहीं, घूमी हुई। ऐसा क्यों? फंडा ये है कि उस चीज के अलग-अलग हिस्सों से रोशनी हम तक यानी कैमरा तक पहुंचने में थोड़ा अलग-अलग समय लेगी। अच्छा। जो हिस्सा दूर है उसकी रोशनी थोड़ी देर से पहुंचेगी बनिस्बत उस हिस्से के जो पास है। इस टाइम लैग की वजह से जब कैमरा तस्वीर लेगा तो उसे वो चीज घूमती हुई दिखेगी, दबी हुई नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है ना? अब मुश्किल ये थी कि किसी चीज को प्रकाश की गति के करीब दौड़ाना तो लैब में मुमकिन नहीं है। हाँ, वो कैसे करेंगे? तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही चालाकी भरा तरीका निकाला। उन्होंने अल्ट्रा फास्ट लेजर का इस्तेमाल किया और खास तरह के बहुत तेज शटर वाले कैमरे, जिन्हें गेटेड कैमरा कहते हैं, उनका उपयोग किया। और इनसे उन्होंने इस पूरी स्थिति को लैब में ही सिम्युलेट किया, यानी उसकी नकल तैयार की बिना किसी चीज को सच में उतनी तेज दौड़ाए। अच्छा, सिमुलेशन से। हाँ, और नतीजे में जो तस्वीरें मिली उनमें वाकई चीजें घूमी हुई दिख रही थीं। सच में? हाँ, ये टेरेल पेनरोज प्रभाव का पहला प्रायोगिक सबूत है। ये दिखाता है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग दिखने वाले ब्रह्मांड के नियमों को भी अपनी प्रयोगशालाओं में परख सकते हैं, सरल विचारों से। कमाल है। अच्छा, ब्रह्मांड की बात आई है तो वैज्ञानिक पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए एक मॉडल इस्तेमाल करते हैं, लैम्डा CDM। जी, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी कहते हैं इसे। हाँ, क्या इसमें भी कुछ नया पता चला है, कुछ अपडेट? LCDM मॉडल यानी लैम्डा कोल्ड डार्क मैटर मॉडल, ये हमारे ब्रह्मांड को समझने का मौजूदा सबसे स्वीकृत मॉडल है। इसके 3 मुख्य स्तंभ है, कह सकते हैं। क्या है वो? पहला, डार्क मैटर, एक ऐसा अनदेखा पदार्थ जो दिखता नहीं लेकिन चीजों को अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचता है और गैलेक्सी वगैरह बनाने में मदद करता है। डार्क मैटर। दूसरा, डार्क एनर्जी, जिसे ग्रीक अक्षर लैम्डा यानी लैम्डा से दिखाते हैं। ये एक और अनदेखी ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण के उलट काम करती है और ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है। डार्क एनर्जी। और तीसरा है इन्फ्लेशन, यानी ब्रह्मांड की एकदम शुरुआत में बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ एक बेहद तेज घातांकीय फैलाव। अच्छा, तो इस मॉडल ने क्या-क्या समझाया है अब तक और इसमें क्या कमियां हैं? देखिए, इसने कई बड़ी चीजें बहुत सफलता से समझाई हैं, जैसे बिग बैंग के बाद जो धीमी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैली है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB कहते हैं, उसके पैटर्न की बहुत सटीक व्याख्या करता है ये मॉडल। हाँ। और ये भी समझाता है कि हमारा ब्रह्मांड क्यों लगातार तेज गति से फैल रहा है, जो कि डार्क एनर्जी का प्रभाव माना जाता है। लेकिन कमियां भी होंगी। हाँ, कमियां या कहिए रहस्य
अभी बहुत हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी असल में है क्या चीज, इनकी प्रकृति क्या है, ये हम नहीं जानते। सही बात है। इन्फ्लेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका सिद्धांत भी अभी अधूरा है। और हाल के सालों में हबल टेंशन जैसी दिक्कतें भी सामने आई हैं। हबल टेंशन, ये क्या है? ये ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार को लेकर है। जब हम पास की चीजों को देखकर ये रफ्तार नापते हैं और जब हम सीएमबी जैसी बहुत दूर की चीजों से इसे निकालते हैं, तो दोनों तरीकों से अलग-अलग जवाब मिल रहे हैं। ओह, और ये दोनों जवाब लैम्डा सीडीएम मॉडल की भविष्यवाणी से पूरी तरह मेल नहीं खाते। तो ये मॉडल के लिए चुनौती है। हाँ, एक बड़ी चुनौती है। और ताज़ा खबर ये है कि डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट डेजी नाम का एक बहुत बड़ा सर्वे चल रहा है। डेजी? जी, उसके 2025 के जो शुरुआती नतीजे आए हैं, उनसे कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद डार्क एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, मतलब कांस्टेंट नहीं है, बल्कि समय के साथ बदल रही है। क्या डार्क एनर्जी बदल रही है? हाँ, ऐसे संकेत हैं। अब लैम्डा सीडीएम मॉडल ये मानकर चलता है कि डार्क एनर्जी यानी लैम्डा एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है, मतलब वो स्थिर रहती है। हाँ। अगर ये सचमुच बदल रही है, जैसा डासी के डेटा से लग रहा है, तो ये इस स्टैंडर्ड मॉडल के लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती होगी। हो सकता है हमें ब्रह्मांड के बारे में अपनी पूरी समझ ही बदलनी पड़े। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात हो सकती है। चलिए, अब थोड़ा भारत की तरफ देखते हैं। भारत भी स्पेस टेक्नोलॉजी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। सुनने में आया है कि हाल ही में अपना पहला स्वदेशी स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है। हाँ, ये एक काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए। विक्रम 32। विक्रम 32। जी, ये भारत का पहला पूरी तरह से देश में डिजाइन और निर्मित 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे अंतरिक्ष के माहौल के लिए खास तौर पर बनाया गया है, यानी स्पेस ग्रेड है। और इसे बनाया किसने है? इसे इसरो की जो सेमीकंडक्टर लैब है, CSCL चंडीगढ़ में, उसने विकसित किया है। इसे 180 नैनोमीटर तकनीक पर बनाया गया है। और इसका टेस्ट हो गया है? हाँ, इसका अंतरिक्ष में सफल परीक्षण भी हो चुका है। PSLV C60 रॉकेट के साथ जो POM-4 मॉड्यूल गया था, उस पर इसे टेस्ट किया गया और ये सफल रहा। स्पेस ग्रेड होने का ठीक मतलब क्या है? ये हमारे कंप्यूटर या फोन के प्रोसेसर से अलग कैसे है? देखिए, स्पेस ग्रेड होने की दो मुख्य बातें हैं। पहला, ये रेडिएशन टॉलरेंट होता है। अंतरिक्ष में बहुत खतरनाक रेडिएशन होता है, जो आम इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकता है। ये चिप उस रेडिएशन को झेलने के लिए बना है। अच्छा। दूसरा, ये नियतात्मक तरीके से काम करता है, जिसे डिटर्मिनिस्टिक ऑपरेशन कहते हैं। मतलब ये हमेशा तय समय में बिना किसी अप्रत्याशित गड़बड़ी के अपना काम पूरा करेगा। स्पेस मिशन की सुरक्षा और सफलता के लिए ये बेहद जरूरी है। उसमें कोई हैंग होना या रीबूट होना नहीं चलेगा। समझ गया। और इसका भारत के लिए क्या महत्व है? ये क्यों जरूरी है? इसका महत्व बहुत बड़ा है। सबसे पहली और सीधी बात तो ये है कि ये भारत को गगनयान जैसे जो हमारे महत्वपूर्ण और जटिल मिशन हैं, उनके लिए विदेशी चिप्स पर निर्भर रहने से आज़ादी दिलाएगा। आत्मनिर्भरता? बिल्कुल। ये आत्मनिर्भर भारत की सोच को अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में बहुत मजबूती देता है। अपनी तकनीक होने से हम भविष्य के मिशनों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर पाएंगे, उनमें बदलाव कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, इसी महीने 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती भी होती है। हाँ, बिल्कुल। उनका भी तो यही सपना था, आत्मनिर्भर भारत का। और आज विक्रम 32 जैसी चीजों में वो सपना सच होता दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया। डॉक्टर कलाम का पूरा जीवन ही इसी सपने के लिए समर्पित था कि भारत रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बने। हाँ, मिसाइल मैन। उन्होंने ही तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की नींव रखी, जिससे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी मिसाइलें बनी। भारत को मिसाइल शक्ति बनाया। और पोखरण परमाणु परीक्षण में भी उनकी भूमिका थी। हाँ, 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में भी उनका बड़ा वैज्ञानिक और नेतृत्व का योगदान था। हाल ही में साइंस इंडिया मैगजीन में DRDO के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी, उन्होंने डॉक्टर कलाम पर एक बहुत अच्छा लेख लिखा है। अच्छा। उसमें उन्होंने यही बताया है कि कैसे डॉक्टर कलाम की दूरदृष्टि ने भारत को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने मजाक में एक काल्पनिक ऑपरेशन सिंदूर 2025 का जिक्र भी किया है, जिसमें भारत अपनी स्वदेशी मिसाइलों से कैसे अपनी रक्षा करता है के रूप में फल दे रहा है। उनका सपना साकार हो रहा है। सचमुच प्रेरणादायक है।
तो ये थी अक्टूबर 2025 में अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया की कुछ बड़ी और दिलचस्प बातें। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। मंगल पर जीवन की खोज की उम्मीद से लेकर ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों तक, नई क्वांटम टेक्नोलॉजी से लेकर उनको चलाने वाली नीतियों और बजट की चुनौतियों तक काफी कुछ चल रहा है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। आप देखिए, मंगल पर वो छोटे से जीवन के निशान खोजना चियावा फॉल्स में, हाँ। या मंगल के पूरे वायुमंडल को समझना एस्केपेड मिशन से, या फिर पूरे ब्रह्मांड की कहानी और उसके भविष्य को जानना LCDM मॉडल से। ये सब कितने बड़े, कितने महत्वाकांक्षी सपने हैं। बिल्कुल। लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए जमीन पर कितनी मेहनत लगती है, कितने संसाधन लगते हैं। सही। सके जैसे FCC स्पेस मंथ कर रहा है, या फिर एकदम नई तकनीक गढ़ना हो, जैसे विक्रम 32 चिप है, या वो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रयोग हैं। हाँ। या यहाँ तक कि अपनी सदियों पुरानी सोच और धारणाओं पर सवाल उठाना हो, जैसे वो टेरेल पेनरोज प्रभाव दिखाता है। ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आसमान और जमीन। बिल्कुल। शायद असली चुनौती, असली सवाल यही है कि हम आसमान छूने की अपनी महान महत्वाकांक्षाओं और जमीन की हकीकतों के बीच तालमेल कैसे बिठाते हैं, संतुलन कैसे बनाते हैं। भविष्य की सारी खोजें, सारा अन्वेषण शायद इसी संतुलन पर टिका होगा। सच में ये सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये संतुलन कैसे बनता है, किस दिशा में जाता है। बिल्कुल। उम्मीद है आज की इस चर्चा से अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया की एक ताज़ा और थोड़ी गहरी तस्वीर श्रोताओं के सामने आई होगी। उम्मीद तो यही है। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और ज्ञान की खोज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।